माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक और 21 राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 बिल 2021 तथा राजस्थान वित्त विधेयक 2021 फाइनेंस बिल 2021 पर अपने विचार पक्ष विपक्ष सब सदस्यों ने रखे हैं और अभिनेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को हम सबके सामने रखी। मेरी खुशी है कि सबने विचार अपने खुल के रखे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी सदस्य बोलते हैं तो मैं पूरी जानकारी लेता हूँ कि क्या बोला है, क्या उनकी भावना है, बल्कि ध्यान रखता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट नहीं जाए। कैलाश मेघवाली को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने खुल के अपनी बातें रखी। अगर आप खुल के हमेशा बोलते रहते तो और ज़्यादा ज्ञानवर्धन सब काम होता है। सामाजिक न्याय की बात भी आपने करी, मेरे दिल को छूने वाली बात थी। अभी हाल ही मैंने कहा है दांडी मार्च पर कि मानवता में कलंक है कि आज भी छुआछूत है, उसमें सब बात आ जाती है जो आपने भी कही। और मुझे इस बात का अफसोस भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, हेडलाइन वो बननी चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मानवता में कलंक है, और जब गांधी की हम बात करते हैं और दांडी मार्च में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हुए साबरमती आश्रम से, अच्छा लगा हम लोगों को। एक नया मैसेज देंगे पूरे देश को। गांधी जी का क्या सोच थी, सत्य अहिंसा की बात वो करते थे, सामाजिक न्याय की बात वो करते थे, और उसी रूप में सब कुछ हो रहा है देश में और बदलाव हुए। मैंने भी कहा कि मौका अच्छा है प्रधानमंत्री जी के लिए कि मोहन भागवत जी से बात करके ऐसा माहौल बनाए कि 6 साल में क्या वो भूल जाओ। अब जो अभी कैलाश मेघवाली ने मैंने सुना आज कहा, सद्भावना की बात नहीं हुई यहाँ पर। मैंने उस दिन कहा कि सद्भावना की नई शुरुआत करो देश के अंदर, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, ऊंच नीच के भेद मिटाने की। और मैंने तो आपको मालूम है सरकार में शांति व अहिंसा का हमने विभाग बना दिया, प्रकोष्ठ बना दिया है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय आप चाहेंगे तो कभी हो सकता है कि हम लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे स्पीकर साहब भी है, वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने उठाया है सदन में, तो कभी आप आदेश देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पर कभी एक दिन का पूरी चर्चा भी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही लंबी चौड़ी आंकड़े से बात करी और पहले अभी भी कहा कि भाई हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। तो अपन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या हम लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं? जो आपने करोड़ों अरबों रुपए की बातें कही हमारे सामने, कुछ काम तो हमें अकाउंटेंट पर, डायरेक्टर बजट पर, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर पर, सेक्रेटरी रेवेन्यू पर छोड़ना चाहिए। अगर हम इस रूप में बात करेंगे हाउस के अंदर, हाउस में बात करें, पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर आलोचना करना बनता है हर एक का, और हमें जवाब देना बनता है किस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं या क्यों बढ़ रहा है 3% ज़्यादा, क्यों FRBM एक्ट 2005 आपके वक्त बना था उसको संशोधित करने नौबत क्यों आ गई राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, भारत सरकार खुद की स्थिति क्या है वहाँ पर। ये एक नीतिगत बात है कि किस प्रकार के पैरामीटर हमारे देश के अंदर केंद्र के हैं और राज्य के हैं। अगर हम PD अकाउंट की बात को लेके हम लोग पूरी इसमें दे देंगे तो आप तो मंत्री रहे हैं, PD अकाउंट का अपना एक महत्व होता है, किस प्रकार एडजस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नेंस करने के लिए। आपने देवस्थान की बात की, आपने कहा तो माता हरि को ऐसे ही भेज देते हैं,
मैं नहीं मानता, ऐसे ही भेज देते हैं। और वसुंधरा जी ने आपको सोच समझ के वहां भेजा होगा, क्योंकि आप जिस समाज से आते हो तो है ही है, पर साथ में आप इन बातों को महत्व समझते हैं। तो ये आपके मुंह से सुन के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हर एक को ऐसे ही भेज देते, क्या आपको ऐसे भेज दिया वहां पर? ऐसे भेज दिया, गृह मंत्री बनाया, देवस्थान विभाग भी आपको दिया होगा, सोच समझ के दिया। आपने कहा अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर आपके वक्त में क्या हुआ वो बताना चाहिए था आपको। ये सब जानते हैं कि भाई बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, वाराणसी में भी, इलाहाबाद में भी, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी से, और 50, 60, 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं। उसमें आपने क्या किया या क्या करना चाहिए, सभी को आप अवगत कराते, मुझे खुशी होती, ज्ञानवर्धन होता। इसमें ये किया जा सकता, मेरा अनुभव कहता, मैं मंत्री रहा हूँ। ये आपने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपको कुछ पैरामीटर बताऊँगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी कुछ बातें ऐसी कही थी, और आप कहने में आपका जो तरीका है, ऐसा लगता है कि वास्तव में सच, सिर्फ आप सच बोलते हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हो, ऐसा लगता है। वो होता नहीं, वो होता नहीं। अभी मैं बताऊँगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हेडलाइंस चुरा ली आपने अखबारों में। 2.5 साल में 1,80,000 युवाओं को नौकरी घोषणा की, मिली मात्र 13,000 हेडलाइंस अखबारों के अंदर। और ऐसे इस प्रकार बोले आप जैसे कि इससे कोई बात सच्ची तो हो ही नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपने भी कहा हमारे वक्त की नौकरियां आपने लगा दी। आप जैसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर आप ये कहें तो आपको सोचना चाहिए था, जब आप ही गवर्नमेंट आई थी 13-14 के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट नौकरी 2 लाख घोषणा की हुई थी हम लोगों ने, 70,000 लगा पाए हम लोग। तो 1,30,000 से अधिक नौकरी आपने लगाई, हमारी घोषणा की हुई थी। तो वो आप लगा सकते हैं, तो क्या आपकी नौकरी घोषणा की हुई हम लोग रोक देते उसको? ये तो परंपरा पहले से चली आ रही होगी, जो नौकरी है घोषणा होती है, हाईकोर्ट रुक जाती है, और हमारे वक्त में तो हाईकोर्ट में रुकने का एक नया इतिहास बन गया। और आपकी सरकार बनी, आपने उसको काम को आगे बढ़ाया, नौकरी लगाई, तो हम आपके धन्यवाद करते हैं, लोग भला हो गया। इससे शिकायत की बात नहीं करी आपने कि हमारे वक्त की नौकरी लगी है 13,000। वो तथ्य ठीक नहीं है, असत्य है। मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से नौकरियां लगी है, आप देखिएगा, अभी तक हमने हमारे वक्त में 97,000 नौकरियां नियुक्ति दी जा चुकी राजस्थान के अंदर। लगभग 17,000 भर्तियों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं, या परीक्षा आयोजित हो चुकी है और शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी। नंबर 3, लगभग 37,000 भर्तियों तो विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और जल्दी परीक्षा आयोजित करवाकर नियुक्ति दे दी जाएगी। लगभग 23,000 भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 साल, 2.25 साल के अरसे में कोविड भी आ गया था, हमारे द्वारा 1,70,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया का संपादन मात्र 2 साल में किया जा रहा है। और 13,000 नौकरियां सब सख्ते में आ गए। मैंने भी सोचा भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, पता नहीं सोच समझ के कह रहे होंगे। ये इस प्रकार से बात कहना एक बात होती है। आपने कहते आयुर्वेद विभाग के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी, तो देखा आपने उस वक्त में जब बोल रहे थे आप, मैं ध्यान रख रहा था, और बड़े आपने इस रूप में कहा
19-20 में सिर्फ 111 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से खर्च हुए, जबकि मालूम आपको 222 करोड़ रुपए खर्च हुए, 922 करोड़ रुपए 922 करोड़ रुपए खर्च हुए, 922 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप कह रहे हो 111 करोड़ और खर्च हुए 922 करोड़। बताइए जाते हो, मुझे समझ नहीं आता है। मेरे घर से नहीं निकाला, 111 की जगह पे 120 निकाल सकता था ना। तो मैं फिर कहाँ से घर से आऊँगा? मैं कौन सा घर से लेके आया हूँ? मैं वहीं से लेके आया हूँ, जहाँ से आप लाए वहीं से मैं लाया हूँ। बस फर्क इतना ही, हम सरकार में, आप सरकार में नहीं हैं, आंकड़े वहीं से आते हैं। पर सोचिएगा कब तक का आंकड़े लाए, कैसे लाए, कहाँ से 111 करोड़ रुपए? ये मानने वाली बात थी। और हमने अभी और बढ़ा करके बजट रिवाइज बजट में हमने 967 करोड़ रखे थे, उसके आगे बढ़े हम लोगों ने 19.46% 181 करोड़ बढ़ा करके 21-22 के बजट में हमने 1154 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कैसे कह सकते हैं कि आपने 111 करोड़ खर्च किए और साथ में कोरोना की जंग का मुकाबला करने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान था। इसको जोड़ के नहीं जूझ कहते। 111 करोड़ खर्च हुए, आप ये बताना चाहते थे कि आप उपेक्षा कर रहे हो आयुर्वेद विभाग की। आयुर्वेद विभाग इतना इम्पोर्टेंट है कोरोना काल के अंदर भी, और आप लापरवाही कर रहे हो। ये आपकी मंशा थी, इसलिए आपने ये फिगर दिए थे। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा पेपर लेके आते हो, बोलते हो, मेरा जवाब नहीं देते हो। अरे आप मेरे ऑफिस आइए, मेरे रेजिडेंस आइए, मैं आपके यहाँ जाऊँगा, बैठ के बात करते हैं। जो भी आपकी शंकाएँ हैं अधिकारियों को लेके मैं आता हूँ, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर दूँगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर सदन को गुमराह मत करो। जिस रूप में आप बोलते हो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। झूठ भी सच की तरह बोलना आता है आपको, झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उन्हें। कोई कमी भी नहीं, कोई कमी भी कहीं पर आने नहीं देते हो आप। बताइए, आप कमी नहीं आने देते हो आप। लगता है वास्तव में सच्ची बोल रहे होंगे आप लोग। और मैंने आपको कई बार समझाया, प्राइवेटली भी समझाया, गुस्सा मत किया करो आप। जैसे कल किया आपने गुस्सा, निकालो गुस्सा। अध्यक्ष महोदय, अच्छे बोलते बोलते रही बाइक वाले आते हैं, माइक वाले हमारे सामने, फिर तो उसके बाद तू ता में रहते हैं। आपसे सिर्फ सीधा आप शिफ्ट करते हो टू ता पे। कितना बड़ा फर्क है आप में आ जाता। बताइए कौन सा आपके अंदर जो क्या कहते हैं, कौन सा भाव पैदा होता आप में। रिसर्च का विषय है। इतने अच्छे सब काम लेते लेते सीधा बातें हो, तू ता। कल पता नहीं क्या तू ता ताजवारी भैरू जी चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान से तो 25 सांसद है। राजस्थान जनता ने छप्पर खोल करके 25 सांसद जिता के भेज दिए बीजेपी के। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष से मैं अपील करूँगा कि पहले भी मैं बार बार कहा कि कोविड के बाद में स्थिति बहुत बदली है। देखिए, और आपको हम सबको, आपने भी कहा, हम सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं इस बात को आपको धन्यवाद देता हूँ कि भावना आपकी अच्छी है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। पैसा जो है पब्लिक से आता है, पब्लिक में जाता है। हम लोग तो कस्टोडियन हैं, हम लोग ट्रस्टी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी रूप में हर सरकार काम करने का प्रयास भी करती होगी, और फिजूल खर्ची करती है तो हम लोग आरोप लगाते हैं आपस के अंदर, ये फिजूल खर्ची हो रही है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछली बार, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं, कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था बहुत डिस्टर्ब हुई है, दिल्ली के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी।
20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, वो काम का नहीं रहा। वो लोन बेस्ड था, राज्यों को इमदाद नहीं मिली और कुछ नहीं हुआ। आपके तो बार बार कि आप केंद्र सरकार पर आप उनको आरोप लगाते हो और यूसी नहीं भेजते हो। यूसी का क्या संबंध है आरोप लगाने, बता दीजिए अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष में। यूसी तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की होगी, यहाँ मामला हजारों करोड़ का है। बताइए आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से। और अच्छा मुझे लग रहा था जब आप बोल रहे थे कि बजट इंप्लीमेंट कैसे होगा, अच्छा लग रहा था। जो चिंता मुझे मेरे साथ होनी चाहिए थी वो चिंता आप करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा विश्वास के साथ में, बजट पूरा करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। पिछली बार आपने क्या कहा कि अभी दिसंबर में 60% ही खर्च हुआ पैसा, चिंता कर रहे थे आप। 60 नहीं हुआ, मैं बताऊँ आपको। अध्यक्ष महोदय, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आपका। जब आप सत्ता में रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है। पता नहीं आप अपने अनुभव जब लेते हो, सरकार में होते हो, कैबिनेट में बैठते हो, वो अनुभव काम लेते हो या बोलते वक्त में कैसे लेते हो मुझे पता नहीं। क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट, हमारे पास आपने कहा 60% है, जबकि 62.15% खर्च हो चुके थे 31 दिसंबर तक। और हमें विश्वास है कि हम मार्च 31 तक जो है अधिकांश बजट को पूरा करेंगे। पर अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्या अधिकार है ये कहने का कि आप 60% ही खर्च किया आपने। आपके वक्त में तो बस 46.51% खर्च हुए एक साल। आपके वक्त में 14-15 में हुआ 46.51, 15-16 में हुआ 50.72, 16-17 में हुआ 63.45, 17-18 में हुआ 49.50, और क्योंकि चुनाव हुआ 18-19 का, तब आपने खर्च किया 60.14। हो सकता है वो 60 वो याद रह गया होगा, वही बात हो गई। इसलिए 60 अभी कह दिया आपने। 60 आपका 18-19 का है, हमारा अभी 62-15 है। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये जो मैं अभी सुना है, सब भाषण को सुना है, आप बता दीजिए मुझे किस प्रकार आपने ये बात कही कि क्या करोगे आप, कैसे पूरा करोगे। आप ऐसा इंप्रेशन दे दो पब्लिक को जैसा कि ये खाली बस लिपापोती हो रही है, घोषणाएं हो रही है। और आज आपने एक शब्द काम नहीं लिया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि उसका कोटा पिछली बार पूरा कर दिया था आपने, बोल बोल करके ताली बजाओ, ताली बजाओ। कोटा इतना पूरा हो गया, इसलिए आज आपने मेहरबानी रखी, ताली नहीं बजवाई। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अध्यक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आपने पिछली बार कहा सिर्फ 2 बार 10 साल में रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, घाटे में चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल में 12 साल में 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ है। और तीनों बार आपके वक्त में नहीं हुआ, मेरे वक्त में हुआ है। आप क्या बताना चाहते थे मुझे पता नहीं। 10-11 में, 11-12 में, 12-13 में 3 बार रेवेन्यू सरप्लस आए राजस्थान के 12 साल के अंदर। तो आपके वक्त में माइनस में 3,215 करोड़ रुपये, 15-16 में 5,954 करोड़, 16-17 में 18,114 करोड़, 17-18 में 18,534 करोड़, 18-19 में 28,900 करोड़। अब आप बता दीजिए, अब जो है हमारे वक्त में भी हमें तकलीफ आ रही है क्योंकि कोविड का हालात आप जानते हो क्या स्थिति बनी होगी। और ऊपर से केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है राज्यों के साथ में, राजस्थान के साथ में, उसके कारण हो रहा है। इसलिए अब हमें चिंता लग गई है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि
अगर कटौती होती जाएगी केंद्र से तो कैसे काम चलेगा? आप देखिए अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपके कारण कि आपकी सरकार गई थी तो किसानों कर्ज माफ़ करने की घोषणा कर दी 8,000 करोड़ की और बांटे 2,000 करोड़ खाली, तो ये था ही नहीं। 6,000 करोड़ हमने बांटे आने के बाद में, 6,000 करोड़। आपने चुनाव के घोषणा होने के 2 दिन पहले 832 रुपये किसानों को दे दिया आपने सब्सिडी बिजली के नाम से। चुनाव जीतना था आपको, परंतु चुनाव जीत नहीं पाए और वो कोई प्रोविजन किया भी नहीं आपने। अब हमने क्या किया, आपकी बात को रखने के लिए कितना ध्यान रखते हम आपका बताइए। आपकी बात को रखने के लिए अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है, अब उसको विड्रॉ मत करो। अब उसको और बढ़ा करके ताकतवर बना करके 1,000 प्रति माह 12 महीने मिलेगा। आपने सड़कें आनंद फानंद में चुनाव जीतने के लिए बनाओ सड़क बनाओ सड़क, वो तो आपकी सरकार की फितरत भी है कि आप जो है बिना टंडे की ठोक देते हो, करो देखी जाएगी, ठेकेदार होता रहे बाद में। वो द्रव्यवती नदी बेचारी रो रही है, अभी तक ये पानी साफ हो नहीं रहा है, वो ठेकेदार रो रहा है बेचारा, पेमेंट हो नहीं रहा क्यों, खड़े खड़ी ठोक दिया। ठोको 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ पर ही मत करो, बस आप ठोक दो काम को। अरे भाई कानून बनाया हमने असेंबली के अंदर पारदर्शिता का, कोई ध्यान नहीं आपका। क्या ठाट है आपके ऊपर, काम करने तरीका तो कोई है, बोर्ड ने तो आपसे सीखे थे और आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री सीखे, बोर्ड ने सीखे कोई जवाब नहीं बना। अब आप बताइए कि अध्यक्ष महोदय, किसानों की कृषि का बीमा 1,500 करोड़ रुपये आपने दी थी। कोई बात नहीं, आपकी स्थिति नहीं है, भूल गए होंगे, भूल भी जाते हैं आप तो। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, आपको मालूम था कि आपने पैसा नहीं दिया है कृषि बीमा के इंश्योरेंस कंपनी को और 2 साल का बकाया चढ़ गया है, हमारी गवर्नमेंट बनी है, हम पहले का बाद में चुका के फिर वो किसान को मिलेगा। आप यहाँ किसान की पैरवी कर रहे थे कि पैसा नहीं चुकाया जा रहा है, गलती आपकी। और मैसेज पब्लिक को क्या है कि देखिए नई सरकार आई है, चुका नहीं पा रही है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा महिलाओं को आपने नहीं बख्शा, पिछली बार कहा था कि आपने 2% उनका भी समाप्त कर दिया, 10% DST कम करने के साथ में, हमने खत्म नहीं किया। DST अलग है, स्टैम्प ड्यूटी अलग होती है। महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी 2% छूट थी, अभी मिलेगी, मैं कहना चाहता हूँ आपको, चिंता नहीं करें। हाँ, हमारे कुछ प्रोग्राम आपने बंद कर दिए थे। 2 रुपये जो पशुपालकों को मिलते थे प्रति लीटर दूध के, वो आपने बंद कर दी। पहले आपने इंटरेस्ट फ्री लोन बंद किए थे किसानों का, फिर जब दबाव आया तो वापस आपने शुरू किया। आपकी सरकार की नीति वही है कि पहले ही सरकार का फैसला बदले कैसे। सरकार बनते आप ढूंढते हो कि किस किस फैसले को बदल सकते हो। हम गेहूं के लिए दे रहे थे 150 रुपये बोनस, वो आपने बंद कर दिया, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को हमने दे दिया पे स्केल, दे दी नहीं, कैसे दे दी पिछली गवर्नमेंट ने, उसको बंद। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शानदार बना देश के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा, ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर लिखे गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की सोच थी वो, उसमें भी आपने आते ही नाम कटाना शुरू कर दिए, वापस नाम कहीं जोड़ दिए, अक्षर नाम कहीं जोड़ दिए। अरे भाई क्यों मिलेगा, कई लोग नहीं लेंगे तो काम आ जाए गरीब आदमी पर, क्यों काम आ जाए, ठोक दिए, नाम कम कर दिए। हमने 2 रुपये किलो से 1 रुपये किलो किया, आपने वापस 2 रुपये किलो कर दिए। आप भी वास्तव में मान गया आपको
शासन करना कि आपका अलग तरीका देखो, अलग तरीके होते भी हैं आपके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में कुछ तकलीफें हैं जिसमें हम पक्ष विपक्ष क्यों नहीं मिले, और क्यों नहीं हम लोग मिलकर के 25 सांसदों को भी कहें, आप भी कहें, आप भी कह सकते हो, आप तो आपके पुणे साहब बैठे हैं, ये तो हाईकमांड है सब एमपीज की। नमस्कार चिरंजीवी जी, नमस्कार। कि क्यों नहीं हम जो है राजस्थान के हितों की बात करें कॉमन जा कर के। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपने बनाई योजना पूरी राजस्थान के लिए ARPC, पैरवी कम कॉमन क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय परियोजना लागू हो, घोषित हो। 16 परियोजना चल रही है। नेता हमारे नए बने हैं, वो क्या चीफ विप साहब, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारी। आपने नेता हमारे उपनेता का काम को हल्का कर दिया। अब आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा बोलने का टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसी योजना है, ऐसी योजना 13 जिले के काम आएंगे। वसुंधरा जी ने और सब ने मिलकर बनाई, देखो आपके खाते में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो मैं जैसा आपको मैं तैयार हूँ फ्रेम करने के लिए कि किस प्रकार से आपने सोचा होगा बने। पर मेरे दिल में जैसे मैंने रिफाइनरी के लिए संघर्ष किया था, उसी ढंग से संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ ARCP के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज 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 नेता प्रतिपक्ष महोदय, कृपा करके आप इस पर तो विचार करें, क्योंकि आपका बड़ा दिल है, आप पुराने हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इसको तो हमें करवाना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि करवा के रहेंगे। ये भावना हम सब में होनी चाहिए पूरे हाउस के मेंबरों के अंदर, और वो भी प्रधानमंत्री के श्रीमुख से निकला हुआ हो। तो क्या कारण नहीं हो सकता है? खाली याद दिलाने की बात है उनको। तो हम याद दिलाएंगे, हम भी याद दिलाएंगे, आप भी याद दिलाएं। मैं समझता हूँ मिलके भी कर सकते हैं। और अगर पॉलिटिक्स कहती है मिलके नहीं करना है, मैसेज गलत जाएगा दिल्ली के हाईकमांड में आपके लिए, विशेष रूप से आपके लिए दो मूर्तियाँ, एक दिल्ली में बैठी हुई है केंद्रीय मंत्री, 3 के लिए मैसेज गलत नहीं जाए तो फिर हम अलग अलग कर लेंगे बात, हम जाके कर लेंगे, वो जाके अलग बात कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए एक तो ARCP, एक जल जीवन मिशन, इसमें जो पहले योजना थी ड्रिंकिंग वाटर की NRDWP, उसमें 90-10 का रेशियो था। अब आप मुझे सहमत हो मेरे माननीय सदस्य पूरे हाउस के प्रतिपक्ष के कि राजस्थान जैसे डेजर्ट के एरिया के अंदर और सदियों से हम लोग भुगतते हैं पानी को लेके, क्या खराब